बात करें टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की, इससे पहले भी हमने आपको म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते बताया था, कुछ हमने डील कर दिया था, कुछ आज आपको अपने लेक्चर में बताएंगे। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की, तो आपको पहले अपने लेक्चर में बता चुके हैं, उसको समझिए। द वेरियस म्यूचुअल फंड में बी क्लासिफाइड अंडर 5 ब्रॉड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अदर्स। तो जिसमें से ए और बी हम कंप्लीट करा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, हल्का सा रिपीट कर दे रहे हैं। ओनरशिप में आपका दो था, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड और आपका प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसमें आप अगर देख सकती हैं कि आपके सारे जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर ये या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सभी इंक्लूड हैं। LIC, GIC जितने भी हैं, ये आपके सारे जो आ जाएंगे ये पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड की शुरुआत देखा जाए तो लगभग वो 1978 के 1988 के बाद ही हुई थी। फिर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड की। अगर ये देखा जाए तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत में म्यूचुअल फंड के मार्केट में प्राइवेट सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर से हमेशा आगे रहा है। 1964 में UTI का नाम आप जानती होंगी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसने म्यूचुअल फंड के कारोबार में प्रवेश किया था। और 1964 में ही उसने म्यूचुअल फंड में एक नई स्कीम लाई थी, UTI 64। और यूलिप स्कीम थी और जो बहुत ही फेमस स्कीम रही, जो UTI को लगभग अरबों रुपए उसने कमा के दिया होगा। वो एक तरह से देखा जाए लगभग आप समझ जाइए 14-15 साल तक जो है म्यूचुअल फंड के मार्केट में UTI का देखा जाए पूरा कब्जा था, कंट्रोल था। इसके मोनोपोली की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर के लिए भी मार्केट को ओपन किया। तो 1988 के बाद देखा जाए जितने भी, और आज तक इस समय जो 20 की बात कर रहे हैं, जितने भी आपके फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सभी जो है म्यूचुअल फंड के मार्केट में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये भी हम बात करते रहे। फिर आपको ये था आपका अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। दो आपने देखा, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड और प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड, जिसको हमने अच्छे से डील कर दिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। दूसरा भी हमने आपको डिटेल में बताया था अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन। ये आप हाँ, इसको भी हम बता चुके हैं। वो पहले थी ओपन इंडिया स्कीम। मतलब क्या होता है कि इसमें मान लीजिए रिलायंस की कोई स्कीम है, हाँ, अगर वो म्यूचुअल फंड की स्कीम इशू करती है तो डेट इशू रहेगा, लेकिन उसमें क्लोजिंग डेट नहीं रहता है। और इस टाइप की जितनी भी स्कीम आती है उसकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। ये आपका ओपन इंडेड स्कीम होती है। फिर हम बात करते हैं क्लोज इंडेड स्कीम की। जो क्लोज इंडेड स्कीम है तो बिल्कुल इसका जस्ट वाइस वर्सा है। इसमें ओपनिंग डेट भी होती है और साथ में आपकी क्लोजिंग डेट भी होती है। जब क्लोजिंग डेट खत्म हो जाती है तो मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है या कोई कस्टमर है तो वो स्टॉक मार्केट से इस स्कीम की इस टाइप के म्यूचुअल फंड को खरीद सकता है। और ध्यान रखिएगा क्लोज इंडेड स्कीम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। फिर थर्ड आता है इंटरवल स्कीम। हाँ, स्कीम ऑफ फंड बोलिए, ये दोनों के बीच का है। इसमें कुछ समय बाद जो है डेट उसकी क्लोज हो जाती है, लेकिन अभी सेबी ने इसको परमिट तो कर दिया, लेकिन अभी तक किसी कंपनी ने इंटरवल स्कीम को मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। तो ये आपका था अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन, जिसका तो है डिटेल में हमने एक्सप्लेन जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया है। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, जो हम बात करते हैं सी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। सम ऑफ दीज फंड आर डिस्कस एज ए फॉलो। जिसको सही कहा कि देखा, अगर बात करते हैं पोर्टफोलियो के अनुसार भी म्यूचुअल फंड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज बाय पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी पब्लिक है या इंडिविजुअल है या गवर्नमेंट है या कंपनी है, वो कितना पैसा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती है, किस टाइप के म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो इसके अनुसार भी जो म्यूचुअल फंड को तमाम जो इसकी कैटेगरी होती है, जो पहली कैटेगरी है वो आपका है इनकम फंड। और को समझिए, दिस फंड एम एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम करेंट रिटर्न और इनकम टू द इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर आर मेड इन स्टॉक yielding a higher return, and the capital appreciation is of small importance. Such fund distribute the income earned by them periodically
amongst the investor. There may be income fund of two types. Some funds may concentrate on low risk and constant return, while other may aim at maximum return even at the cost of the some risk. बिल्कुल सही कहा कि अगर हम बात करते हैं इनकम फंड की, तो ये पोर्टफोलियो के अनुसार जो डिवाइड किया गया है उसकी पहली कैटेगरी है इनकम फंड। अब इनकम फंड होता क्या है कि जितना पैसा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो उस पर आपको कितना उसको आपको रिटर्न मिल रहा है। और ये भी जान दीजिए ये सारी जो है एक अच्छे से नोट कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड में चाहे कोई भी स्कीम हो, हाँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने पे ही आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और लॉन्ग टर्म का क्या ऑब्जेक्ट है, मिनिमम 5 साल। आप अपने जब आप अपने पैसे को 5 साल तक छोड़ देंगे, हाँ, उसके बाद जो भी रिटर्न आएगा वो आपको 10 से लेके आपका 90% तक हो सकता है, क्योंकि 5 साल के पहले इसलिए रिटर्न नहीं मिल सकता है कि कंपनी को जो तमाम प्रकार के जो उसमें कंपनी का खुद का टैक्स होता है वो कट जाता है वहाँ उन्हीं के पैसे से। और जब जब टैक्स का सारा रेशियो जब कम हो जाएगा, लगभग 5 साल बाद जो है कंपनी को किसी प्रकार का और भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है ये, तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं रिटर्न की, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न होना चाहिए और वो मिनिमम 5 साल के बाद ही आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अगर आप अपने पैसे को छोड़ती हैं तो इतना पैसा आपको मिल जाएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ठीक है, इनकम फंड का क्या ऑब्जेक्ट होता है कि अपनी आप इनकम को बढ़ाया। 10,000 आपने इन्वेस्ट किया है, 12 हो जाएगा, 15,000 भी हो सकता है। लेकिन इसको भी 2 टाइप में बांटा गया है। पहला क्या है कि लो रिस्क, कि आपने कोई ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया है जहाँ रिस्क कम है। ठीक है, रिस्क 8% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। या आपने कोई ऐसे स्कीम में म्यूचुअल अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे हायर रिस्क हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका रिस्क तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो रिटर्न भी आपका 30%, 40% भी हो सकता है। ये आपका है अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो का पहला आपका है ये पार्ट है इनकम फंड। दूसरी कैटेगरी है ग्रोथ फंड। अब इसको समझिए, दिस फंड एम एट प्रोवाइडिंग कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। Such fund invest in growth-oriented security have a potential to appreciate to long-term growth funds concentrate on value appreciation of security and not on the regular of income and are also known as nest egg or long haul investment. However, the risks involved in such fund are higher than the income fund. सही कर रहे हैं कि अगर ग्रोथ फंड की बात करते हैं तो आपकी इनकम जो है, आपने जितना पैसा वो किस तरह ग्रोथ कर रही है वो ध्यान करिए। उसका जो मेन जो एम क्या है कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, जो आपकी पूंजी है वो किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, इसमें इसका जो रिस्क होता है वो इनकम फंड से ज़्यादा होता है, क्योंकि क्योंकि इनकम फंड में क्या है कि आपको आपकी रिस्क लो भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लो की संभावना नहीं है। इसमें आप अगर इस टाइप के फंड में अगर आप यानी ग्रोथ फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करती हैं तो आपको रिस्क बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, लेकिन जो प्रॉफिट का रेशियो है वो इनकम फंड से भी ज़्यादा होगा। तो ये बोलते हैं, जैसे आप बात करते हैं नेट्स एग, जो मुर्गी का जो दरबार देखते हैं कि नहीं अंडा देती रहती हैं, हाँ, तो वो क्या है, या बात करते हैं लॉन्ग हॉल की बात करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह दिखा जाए रिस्क तो है ये, हाँ, उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। बिजनेस है, रिस्की बिजनेस है, लेकिन दिखाया इसमें ह्यूज प्रॉफिट है। रिस्की इतना है कि एक दिन के अंदर आपका लगभग जितना पैसा आपने लगाया वो खत्म नुकसान हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट इतना ज़्यादा इसमें आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, जो आपका इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसको होता है ग्रोथ फंड। आपकी इनकम जो है, आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो 1 लाख से 10 लाख होने में आपको 2 महीने ज़्यादा का समय नहीं लगेगा यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस ग्रोथ फंड में जो है आपकी रिस्क की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं बैलेंस और कंजर्वेटिव फंड्स। बैलेंस फंड इज स्पेंड बोथ ऑन कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक। सम पार्ट ऑफ फंड इज स्पेंट ऑन बाइंग इक्विटी while other part is used in acquiring interest bearing debentures and preference shares, ensuring certain amount of dividend. Some funds generally spend half the fund on equity stock while the other half in the spent on preferred stock. Balance fund ensure both appreciation in stock as well as regular return in the
shape of interest and dividend. The investor have advantage of regular income and appreciation in value of security. These funds are also known as conservative funds और income fund and growth fund. देखिए बात करते हैं बैलेंस फंड की और ये कंजर्वेटिव फंड की। इसको एक लाइन में बता सकते हैं। ये देखा जाए इनकम फंड और ग्रोथ फंड का क्या है, मिक्सचर है। अगर इस फंड में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो ये दोनों के बीच का रास्ता है। ये आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको इनकम और ग्रोथ फंड में बैलेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको रिस्क नहीं उठाना है, तो आप बैलेंस फंड और कंजर्वेटिव फंड का में अपना पैसा लगा सकती हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको डिबेंचर का भी फ़ायदा हो सकता है और साथ में आपको इक्विटी शेयर का भी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, मेन इसमें आपकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ में जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी आपका धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विटी और स्टॉक फंड। These fund mainly invest in share of the companies. The investment may vary from the blue chip companies to newly established companies. They undertake risks associated with investment in equity share of company. A stock fund may have further subdivisions such as income funds or growth fund. A special type of equity fund is known as index fund or never beat market fund. देखिए बात करते हैं स्टॉक या इक्विटी फंड। देखिए मेनली क्या होता है, ये वो कंपनियां मार्केट में इस टाइप के फंड को लाती हैं जो ब्लू चिप कंपनी होती हैं, यानी जो कंपनी कभी भी नुकसान उनको नहीं। जैसे बात करते हैं रिलायंस की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, तो ये दीज आर ए बैंक की बात कर, जैसे SBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, दीज आर ए ब्लू चिप कंपनी एंड ब्लू चिप बैंक। हाँ, तो ये इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इस टाइप के फंड को वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी दिया जा सकता है इंडेक्स फंड और नेवर बीट मार्केट फंड। इसमें क्या होता है कि आपको कि जो आपका जो है आपका जो इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन है और साथ में इनकम भी है वो भी आपकी स्लोली ग्रो करेगी। लेकिन आप ये तो अच्छी सभी जानते हैं कि अगर ब्लू चिप में या बड़ी कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क की संभावना बहुत ही कम होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड फंड की। These fund employ their resources in bond. These investment ensure fixed and regular income. Sometimes bonds are available in the market as lower than the face value. The net income of these bonds goes higher because interest will be received on the face value of the bond. Some companies offer non-convertible bonds along with the shares. Any person subscribing for the share will have to take up bonds also. Bonds fund may have been a tie up the company and offer a certain price if the subscribers want to sell their bond at the time of the allotment. Bond fund will pay a fixed amount to the company and some amount will be paid by the subscriber also. The shareholder has to save of the valuation of the buying bonds compulsory while the bond fund will pay less than the face value of the bond, thus saving some money. बॉन्ड फंड इंश्योर रेगुलर इनकम टू द इन्वेस्टर। बात करते हैं बॉन्ड फंड की। कभी आपने देखा होगा ये SBI के, RBI के या रेगुलर ने बॉन्ड जारी किया है, तो ये स्पेशल टाइम में बॉन्ड इशू किया जाता है कंपनी को। ठीक है, और रेगुलर नहीं, ये हमेशा नहीं, कभी कभी जब कंपनी को कुछ जब स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसे समय में जो आपके देखा जाए जो तो इसे UTI हो गया RBI हो गया या SBI हो गया, बॉन्ड जारी करते हैं। और बॉन्ड में क्या होता है, जो इन्वेस्टर जो जिनको बॉन्ड अलॉट हो जाता है उनको रेगुलर इनकम जो है उनको बराबर मिलता रहता है। ठीक है, और ये जो है अपने फेस वैल्यू पे कम पे ये इशू करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है लेकिन इससे एक इन्वेस्टर को ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो आपको उनको जो रेगुलर इनकम उनको हमेशा मिलती रहती है और इसमें उनका एक इसमें बॉन्ड फंड एक फिक्स जो है आपका मैच्योरिटी टाइम भी होता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट फंड की, दैट इज ए स्पेशलाइज फंड। दिस फंड इन्वेस्ट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। द फंड में स्पेशलाइज इन सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी डीलिंग इन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म्स एज ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री और एट सर्टेन इनकम producing securities. Any investor wanting to invest in a particular security will prefer a fund dealing in such scheme. अब बात करते हैं स्पेशलाइज फंड। हिंदी में देखिए, इसमें कोई ऐसी कंपनी हो जो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाती हो या स्पेशल प्रोडक्ट को
का प्रोडक्शन करती हो, तो उस टाइप की कंपनियां जो हैं इस टाइप के फंड को जो है मार्केट में वो रेस करती हैं। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम करते हैं मांटो कॉर्ले की बात करते हैं, या हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच में नॉइस की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, दीज आर स्पेशल कंपनी। इनके प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच की, तो इसमें आप देखिए तमाम तरह के उसके फीचर्स होते हैं। तो नॉइस क्या है, स्पेशल कंपनी है, और उसके प्रोडक्ट भी जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। तो मान लीजिए अगर इनवॉइस भी अगर म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो जो भी फंड वो मार्केट पर लॉन्च करेगी, वो एक देखा जाए एक तरह से स्पेशल फंड ही होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवरेज फंड की। द प्राइमरी एम ऑफ द फंड टू इज टू मैक्सिमाइज द कैपिटल एप्रिसिएशन। दिस फंड में यूज इवन borrowed fund for a buying speculative stock which ensure a profit in the future. The cost of raising loans fund and the gain from holding share in the profit of the leverage fund. The leverage is used to be benefit of the shareholder. Leverage fund invest in the speculative activity in the earn more and more profit. ठीक है, ये अगर बात देखिए, अगर हम बात करते हैं लीवरेज फंड की, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। और ये इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए जो कंपनियां जो होती हैं इस टाइप के फंड को ये मार्केट में लॉन्च होती हैं, यानी जो इन्वेस्टर हैं उनका जो कैपिटल एप्रिसिएशन वो भी बढ़ता रहे, और साथ में जो इनकम है वो भी बढ़ता रहे। तो ऐसी तो इस टाइप के जो फंड होते हैं उसको बोलते हैं लीवरेज फंड। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट जो है आपका हो गया टैक्सेशन फंड। म्यूचुअल फंड में डिजाइन टू सूट फॉर टैक्स पेयर्स। द contributor to such fund get some concession in income tax. The investor are required to keep the money with the fund for a certain period called lock-up period, which is the present in 3 years in India. These funds distribute the profit among the unit holder. A repurchase of a unit is also given at the current net value. A large number of mutual funds have come up which scheme which ensure tax benefit to the subscriber. Besides some income and small appreciation in the value of a unit, the amount cut by this fund is used to acquire share and interest bearing securities. The net asset value of the unit varies with the value of the security. Generally income tax payers contribute in this fund. देखिए बात करते हैं, इसको बहुत शॉर्ट बात करें, थोड़ा इंग्लिश में कलम बड़ा हो गया था, लेकिन जनरली देखा जाए जो टैक्स पेयर लोग होते हैं इस टाइप के फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जनरली जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, या जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी सैलरी को जो एक्सेस उनको मनी मिल रहा है उसको गवर्नमेंट के 80cc के द्वारा उनको टैक्स से कैसे बचा सकते हैं। तो तमाम तक जितनी भी कंपनियाँ होती हैं, बैंक होते हैं, तो वो टैक्स पे के लिए टैक्सेशन फंड को भी लॉन्च करते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके देखा जाए सर्विस होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स फंड में जो है ज़रूर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मोस्टली जो है अपने देश में लगभग मोर देन 90% जो है एम्प्लॉय जो हैं टैक्सेशन फंड के में पैसा इन्वेस्ट करके अपनी पैसा जो है वो बचाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, MMF. Money market mutual fund means a scheme of a mutual fund which has been set up with the objective of investing exclusively in money market instrument. These instruments include treasury bills, dated government security, and expedient money of up to 1 year, call and notice money, commercial paper, commercial bills accepted by bank of certificate of deposit, while equity and bonds are debenture dominate the portfolio of capital market mutual fund. The money market instrument constitute the only portfolio of money market mutual fund. देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे हम बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड की एक टाइप की मनी मार्केट भी एक म्यूचुअल फंड का एक स्कीम होती है। जैसे बात करते हैं ये ट्रेजरी बिल, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एक्सपायर्ड मैच्योरिटी ऑफ द अप टू 1 ईयर, कॉल एंड नोटिस मनी। तो कभी कभी बैंक क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं यहाँ इस टाइप के जो फंड भी हैं वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिसको बोलते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये बहुत ही रेयर टाइप के फंड होते हैं,
ये गवर्नमेंट जो है कभी कदा जो है 10 साल 20 साल में एक आध बारी मार्केट में लॉन्च होता है। अगर इस टाइप के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करती हैं तो समझिए जो आपकी इनकम है, जो प्रॉफिट का रेशियो है, वो 30 से 40% भी बढ़ सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ये हो गया, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग, हाँ, ये आपका देखिए कुल ये टाइप ऑफ दी म्यूचुअल फंड थे, ये अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो इनकम। तो अगर जितने भी अभी आपने फंड के बारे में आपको डिस्क्राइब किया है, इनकम फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस ऑफ कंजर्वेटिव फंड, इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड, स्प्लाइस फंड, लीवरेज फंड, हाँ, और आपका टैक्सेशन फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ये सभी जो हैं ओपन एंडेड स्कीम या क्लोज एंडेड स्कीम के अंतर्गत आते हैं। कौन से आपके फंड ओपन है, कौन से फंड आपके ये क्लोजिंग है, ये जो भी कंपनियां जो हैं इस टाइप के फंड को इशू करती हैं वो अपने प्रॉस्पेक्टस में नीचे लिख देती हैं, दीज आर ए ओपन एंडेड स्कीम, दीज आर ए क्लोज एंडेड स्कीम, ठीक है। इसको आज हम यहीं पे लेक्चर अपना क्लोज कर रहे हैं। अगर आपको कोई